अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की इंट्रोडक्शन से रेलिवेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने रूल्स देखने हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के, लेकिन इस रूल्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि व्हाट इज़ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो जैसे हम लोगों ने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कैश बुक के आपके पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो उसकी जो दो टाइप्स थी, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, उसमें हमने देखा था आपके पास बैंक का एक कॉलम जनरेट होता था अमाउंट के लिए। तो इस बैंक के कॉलम के अंदर आप बैंक से रेलिवेंट सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को डील करती हो। इसका मतलब कि आपके पास यानी कि अकाउंट होल्डर के पास एक ऐसी बुक अवेलेबल होती है जिसमें उसके पास सारा का सारा डाटा अवेलेबल होता है, जिसमें उसने अपने पास बैंक में मौजूद अमाउंट की सारी डीलिंग रिकॉर्ड की होती है। कब कब उसने अमाउंट डिपॉजिट करवाई और कब कब इसने विड्रॉ करवाई है। कैश बुक की डेबिट साइड पे जो बैंक का कॉलम होता है वो सारे के सारे डिपॉजिट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये लास्ट टाइम भी डिस्कशन हुई थी। और जो भी इसकी क्रेडिट साइड का बैंक का कॉलम होता है वो सारे के सारे आपके विड्रॉल्स के साथ डील करता है। अब हम लोगों ने देखना है कि जब एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक मंथ की बात कर लो या क्वार्टर की बात कर लो या सेमी एनुअल या फिर एनुअली, जब आप बैंक से अपनी अमाउंट को आइडेंटिफाई करवाते हो या इन्फॉर्मेशन लेते हो कि हमारी अमाउंट कितनी बैंक में डिपॉजिट है, तो कैशियर आपको कोई वैल्यू बताता है या अकाउंट बैंकर जो सा वो आपको बताता है कि भाई इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में मौजूद है। और अगर आपके बैंकर के अकॉर्डिंग जो वैल्यू गिवन है उसमें और आपके पास जो कैश बुक अवेलेबल है, आपके पास रिटर्न फॉर्म में जो वैल्यू आ रही है, उसमें अगर किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट आता है या फिर उसमें किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, आपके पास वैल्यू डिफरेंट आ रही है और बैंक के पास डिफरेंट आ रही है, तो आप क्या करोगे, उस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो आप। मींस अकाउंट होल्डर खुद भी इसे प्रिपेयर कर सकता है या अकाउंट होल्डर का अकाउंटेंट जो सा वो भी इसको प्रिपेयर कर सकता है। और इस स्टेटमेंट को अकाउंट होल्डर प्रिपेयर करेगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई ऑल द मिस्टेक्स और ऑल द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक का अब जिक्र आ गया, तो पासबुक क्या होती है। पासबुक आप कह सकते हो आपकी जो बैंक की स्टेटमेंट होती है, बैंक स्टेटमेंट, उसका अकाउंटिंग में नेम होता है पासबुक। ठीक है, होती है बैंक स्टेटमेंट ही है। बैंक स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी उसको, और आपके पास जो कैश बुक अवेलेबल है, आपने इन दोनों के दरमियान जितने भी डिस्क्रिपेंसीज आ रहे हैं, इख्तलाफात वगैरह आ रहे हैं कि क्यों डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड दैट ऑफ पासबुक, उस बैलेंस को आपने रेक्टिफाई करना है। ठीक है, अब रिकॉन्साइल करना है। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब ये होता है दोबारा से मैचिंग करना। ठीक है, ये वर्ड निकला है कंसाइल से। कंसाइल मीन्स मैच करना एंड रिकंसाइल मीन्स अगेन। री का मतलब होता है अगेन, दोबारा से मैचिंग करनी है आपने दोनों बैलेंसेस की, कैश बुक के भी और पासबुक के भी। तो अब हम देखेंगे कौन सी ऐसी पॉसिबल आइटम्स हैं जिनकी वजह से आपकी कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आ सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन सी पॉसिबल डिस्क्रिपेंसीज हैं जो कि हमारी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को इफ़ेक्ट करती हैं, और या फिर हम इन्हें कह सकते हैं कि टाइप ऑफ एरर्स, हमारे पास कौन कौन से टाइप ऑफ एरर्स आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पास एक एरर जो सा वो आ सकता है, उसे हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स का। अब डेफिनेटली जो हम लोग डीलिंग कर रहे हैं वो हम बैंक के साथ डीलिंग कर रहे हैं, तो बैंक के साथ हमारी मिस्टेक्स जो होंगी वो चेक्स की फॉर्म में ही हो सकती है ना। कुछ ऐसे चेक्स होंगे जो हमने इशू तो किए होंगे, इशूड फॉर पेमेंट बट नॉट प्रेजेंटेड एट द काउंटर ऑफ बैंक। ठीक है, अच्छा जी, अनप्रेजेंटेड चेक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे चेक जो आपने इशू तो किए होते हैं फॉर पेमेंट, लेकिन वो चेक इस ड्यू टू सम रीज़न कैशियर के पास पहुंचा ही नहीं होता। अब आपसे मुराद है कि आपने अपनी कैश बुक में तो उसको रिकॉर्ड कर लिया होता है कि मैंने ये विड्रॉ कर लिया हुआ है, इशू चेक कर दिया, लेकिन वही चेक जो सा वो बैंकर के पास नहीं पहुंचा, या अगर बैंकर के पास पहुंचा तो बैंकिंग आवर्स के बाद पहुंचा, तो उस बैंकर ने उसकी पेमेंट नहीं की है।
तो पासबुक में डेफिनेटली वो अमाउंट मेंशन नहीं हुई होगी। तो जो चीज़ कैश बुक में रिकॉर्ड है लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है, फिर इससे आपके दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंसेस में डिफरेंस तो आएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी टाइप होती है आपके पास अनकलेक्टेड चेक्स की। ऐसी चेक जो कि आपने बैंक में सेंड तो की है, कुछ अमाउंट आपने बैंक में सेंड की है फॉर डिपॉजिट पर्पस, लेकिन बैंकर ने अभी तक आपके अकाउंट में उस वैल्यू को ऐड नहीं किया, या हो सकता है कि बैंकर ने बाय मिस्टेक आपके अकाउंट में ऐड करने के बजाय किसी और अकाउंट होल्डर के अकाउंट में वो अमाउंट ऐड कर दी है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपके 2 अकाउंट्स हैं एक ही बैंक के अंदर, जैसे अकाउंट नंबर आप कह लो कि आपका एक 614 है और दूसरा अकाउंट नंबर आपका 728 है। आपने अब अकाउंट नंबर 614 में अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए भेजी थी, लेकिन बैंकर ने आपकी बाय मिस्टेक 728 में अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। जब आप लोग आप अपना बैलेंस पूछ रहे हो इस अकाउंट का, तो आपकी वो वैल्यू जोन सी है जो भी आपने डिपॉजिट के लिए भेजी थी वो इस अकाउंट में डिपॉजिट तो नहीं हुई। इस डिपॉजिट में अभी तक वो अमाउंट जो सी है वो अनकलेक्टेड होगी। इनके अदर नेम्स भी होते हैं, अनकलेक्टेड चेक भी इसे हम कह सकते हैं, या फिर क्लियर्ड चेक, और दूसरा इसका नाम होता है अनक्रेडिटेड चेक। इसी तरीके से ये जो मैंने पहले बताया अनप्रेजेंटेड चेक, इसके भी कुछ और नेम भी होते हैं। इसे आप अनइनकैश्ड चेक भी कह सकते हो। अनइनकैश्ड चेक, ऐसा चेक जिसकी वैल्यू अभी तक कैश में कन्वर्ट नहीं हुई है, और इसका एक और नाम है अनडेबिटेड चेक। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास थर्ड जो डिफरेंस आ सकता है या थर्ड एरर जो आ सकता है कि क्यों हमारे पास बैलेंस कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, वो एक हो सकती है कि बैंकर ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दी है कोई वैल्यू, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बैंकर। तो अब ये इसमें ये चीज़ें आ सकती हैं कि जैसे आपकी डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, अगर आप लोगों देखो तो कुछ अकाउंट्स की ऐसी टाइप होती हैं बैंक के अंदर जिनके ऊपर आपको सूद मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आपकी डिपॉजिटेड वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट बैंकर चार्ज करता है तो वो आपके हैंड में नहीं पकड़ाता, बल्कि वो आपके अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली डिपॉजिट कर देता है। तो ये डायरेक्ट डिपॉजिट बाय बैंक है या डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक में हम इसे कह सकते हैं, डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। ऐसे भी तो हो सकता है कि आपका ही कोई कस्टमर है जिसने आपको पेमेंट करनी थी, तो वो आपको इन द फॉर्म ऑफ कैश पे करने की बजाय वो आपके अकाउंट में बैंक में जाके जमा करवा दे, जिसे आपका अकाउंट नंबर पता हो। तो वो ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं। और या फिर आपने किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है और उस कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया, वो प्रॉफिट उसने आपके अकाउंट के अंदर डायरेक्टली ऐड कर दिया, आपको इंटीमेशन नहीं अवेलेबल है, पासबुक में बैंकर ने अपनी बुक में रिकॉर्ड कर दिया बैंक स्टेटमेंट के अंदर कि इस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में पैसे आ गए हैं, लेकिन वही वैल्यू आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है। ठीक है, तो इससे भी आपके दोनों बैलेंसेस के दरमियान डिफरेंस आएगा। तो ये मैं अभी सिर्फ आपको एरर्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कौन कौन से पॉसिबल एरर्स हो सकते हैं, डिफरेंस आ सकते हैं बिटवीन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड दैट ऑफ पासबुक। इसका एक लास्ट पॉइंट रह गया, सिर्फ चौथा पॉइंट ये है कि जिस तरह से बैंक ने डायरेक्टली आपके बिहाफ पे अमाउंट डिपॉजिट कर लिया, इसी तरीके से बैंक डायरेक्टली कोई आपके बिहाफ पे पेमेंट्स भी तो कर सकता है, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। अब इसमें एग्जांपल्स के साथ आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। जैसे आपने आपके अकाउंट में से कोई चार्जेस डिडक्ट करने थे बैंक ने, जैसे बैंक सर्विसेज प्रोवाइड आपको कर रहा है, तो उन सर्विसेज के अगेंस्ट वो कोई चार्जेस भी तो लेगा, अपने सर्विस चार्जेस। तो बैंक अगर अपने चार्जेस डिडक्ट करता है, बैंक चार्जेस जिसको वो बोलता है, तो वो भी आपके अकाउंट में से डायरेक्टली कटिंग करता जाएगा। आप इसे डायरेक्ट पेमेंट भी कह सकते हैं, या फिर इसे आप दूसरा नाम डायरेक्ट डिडक्शन, डिडक्ट करना, रिड्यूस करना, डायरेक्ट डिडक्शन बाय बैंक, आप इसको ये भी इस नेम से भी यूज़ कह सकते हो। जैसे आप बैंकर को अलो कर देते हो कि मैंने रेगुलर किसी भी चीज़ की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, जैसे आपने कोई गाड़ी ली हुई है या घर लिया हुआ है, तो आपके अकाउंट में से रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कोई इंस्टॉलमेंट फ़लाँ कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती जाए,
ठीक है। तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स भी जा सकती हैं, और उसके अलावा अगर आपने बैंक से ही लोन लिया हुआ है ओवरड्राफ्ट की सूरत में, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ज़ाहिर है बैंक जो उनसे वो अपना डिडक्ट भी करेगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओडी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ओवरड्राफ्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है। ओवरड्राफ्ट कहते हैं एक्सेस मनी विदड्रॉ करवा लेना, बैंक में से अपने अकाउंट में मौजूद रकम से ज़्यादा विदड्रॉ करवा लेना। तो बैंकर इस चीज़ को परमिट करता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ गुडविल ऑफ द अकाउंट होल्डर। तो इसके ऊपर डेली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। डेली बेसिस का जो भी इंटरेस्ट होगा बैंकर आपके अकाउंट में से कटिंग करता रहेगा, डिडक्शन करता रहेगा, विदड्रॉल करता रहेगा। ये बात पासबुक में तो रिकॉर्डेड होगी, लेकिन कैश बुक में ये रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि अकाउंट होल्डर को तब पता चलेगी कि अच्छा ये चीज़ें मेरे अकाउंट में से डिडक्ट हो चुकी हैं जब उसके पास बैंक स्टेटमेंट सामने आती है। तो ये तमाम 4 ऐसी पॉसिबल आइटम्स हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आ सकता है। तो इसके